फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो गया होगा और बायोलॉजी अब तो आप लोगों को एकदम आसान लगने लगा होगा। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत डर लग रहा था बायोलॉजी से, लेकिन अब तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा और किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कर भी पा रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो देख के। तो चलिए, आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग पादप जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। पादप जगत क्या होता है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आते हैं। तो हम लोग पादप जगत पढ़ रहे हैं। पादप जगत में पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण जो होता है, संसार में लगभग 5 लाख विभिन्न प्रकार के पादपों की खोज की जा चुकी है और ये पौधे जो होती हैं संरचना, रूप व आकार में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं और सभी पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत का जो होता है एक संशोधित आधुनिक जाति वृत्ति और लगभग प्राकृतिक जो वर्गीकरण है, ये ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में प्रस्तुत किया था और अधिकतर वनस्पति शास्त्रियों द्वारा इसे माना भी जाता है। और इस वर्गीकरण की जो रूपरेखा है वो उस तरह है, जैसे जगत या किंगडम जो होता है ये प्लांटी, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक में थैलोफाइटा के समूह है, दूसरे में एम्ब्रियोफाइटा के समूह है। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आते हैं आपके शैवाल, कवक और जीवाणु, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलोफाइटा के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है, इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता, संवहन ऊतक का अभाव होता है, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है थैलोफाइटा के प्रमुख लक्षण क्या है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो थैलोफाइटा जो होते हैं इस पौधों में भ्रूण नहीं बनता है और संवहन मंडल नहीं अनुपस्थित होते हैं। संवहन मंडल, संवहन ऊतक, वही जाइलम फ्लोएम की बात कर रहा है, ये मतलब अभाव होता है या अनुपस्थित होते हैं। और इसमें जड़, तना, पत्तियों का भी पूर्ण अभाव होता है और इसके फाइलम को 10 भागों में बांटते हैं। थैलोफाइटा के जो फाइलम है उसको 10 भागों में बांटते हैं। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोपाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। इतने सारे प्रकार जो हैं थाइलोफाइटा के उपसंख्य या फाइलम है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं या समूह के जो होते हैं उसमें पौधों में भ्रूण नहीं बनता है और संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉस्टाक व नीली हरी शैवाल किस फाइलम में रखा जाता है? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, रोडोफाइटा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने थाइलोफाइटा के बारे में बात किया कि इसमें भ्रूण नहीं बनता है और संवहन मंडल अनुपस्थित होते हैं और इसमें जड़, तना तथा पत्तियों का भी पूर्ण अभाव होता है और इसके 10 फाइलम पाए जाते हैं। तो नोस्टाक और नीली हरी शैवाल जो है ये साइनोफाइटा के अंतर्गत शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, साइनोफाइटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, क्लोरोफाइटा के अंतर्गत क्या रखा जाता है? यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो गया। तो साइनोफाइटा के अंतर्गत नोस्टाक और नीली हरी शैवाल था और क्लोरोफाइटा के अंतर्गत हरी शैवाल जिसमें यूलोथ्रिक्स और पायरोगायरा आते हैं। तो ये सारे जो हैं क्लोरोफाइटा के अंतर्गत शामिल हैं और यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत यूग्लिना शामिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत यूलोथ्रिक्स और पायरोगायरा दोनों शामिल हैं जो हरी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीली हरी शैवाल किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है? क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा। तो आपको पीली हरी शैवाल के बारे में बताना है। तो पीली हरी शैवाल के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं इसके अंतर्गत आपके पीली हरी शैवाल के जो है आता है। पीली हरी शैवाल जो है क्राइसोफाइटा फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है। पीली हरी शैवाल के अंतर्गत वाइचेरिया और डायटम आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, क्राइसोफाइटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी भूरी शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा। तो आपको बताना है सुनहरी भूरी शैवाल। सुनहरी भूरी शैवाल किस फाइलम के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सुनहरी भूरी शैवाल जो होते हैं ये पायरोफाइटा के अंतर्गत शामिल है। पायरोफाइटा,
पायरोफाइटा, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। और फियोफाइटा जो होते हैं इसके अंतर्गत भूरी शैवाल आते हैं जिसमें सारगैसम है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड राइट है। भूरी सुनहरी भूरी की बात करा तो पायरोफाइटा, और भूरी शैवाल की बात करेगा तो फियोफाइटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीशिफोनिया किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है? फियोफाइटा, रोडोफाइटा, यूमाइकोफाइटा, पायरोफाइटा। तो बताना है सिफोनिया किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के अंतर्गत हम लाल शैवाल का अध्ययन करते हैं और लाल शैवाल में आपके पॉलीशिफोनिया आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, सेकंड राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु को किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है? जीवाणु को किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है? साइजोमाइकोफाइटा, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, पायरोफाइटा। तो चलिए बता दीजिए कि जीवाणु को किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है। तो जीवाणु को साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ये सारे थाइलोफाइटा के फाइलम हैं। थाइलोफाइटा में 10 फाइलम हैं। आपको मैंने बताया कि साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा, ये सारे 10 जो हैं ये आपके थैलोफाइटा के फाइलम है। तो उसी के अंतर्गत आपके साइजोमाइकोफाइटा है जो जीवाणुओं को के अंतर्गत इसमें रखा गया है। माइकोफाइटा फाइलम के अंतर्गत जीवाणु शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सोमाइकोफाइटा को किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है? औपंख कवक, लाल शैवाल, बाइचेरिया, उपर्युक्त सभी। तो मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत औपंख कवक को रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियोफाइटा के फाइलम में शामिल है। एम्ब्रियोफाइटा के फाइलम में क्या शामिल है? ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं इस उपजगत में भ्रूण बनता है और यह 2 फाइलम में विभक्त होते हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे जाते हैं? ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पायरोफाइटा। तो आपको बताना है इनमें संवहन ऊतक जो है नहीं पाए जाते हैं लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं इसमें भ्रूण बनता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं इस पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है, जैसे रिक्शिया, फ्लूनेरिया, एंथ्रोसीरोम, लिवर्ड बर्ड, हार्नवर्ट। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फोरोप्सिडा। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने बात किया एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत 2 शामिल हैं, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। और ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और ये इसके 4 फाइलम होते हैं, साइलोप्सिटा, लाइकोप्सिटा, टेरोप्सिडा, स्फोरोसिडा। और साइलोप्सिडा जो होते हैं इसमें पत्ती और जड़ रहित पौधे पाए जाते हैं। इसमें पौधों में पत्ती भी नहीं होती, जड़ भी नहीं पाए जाते। तो ये आपके साइलोप्सिडा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संचित तने वाले छोटी सल्क पत्रों की तरह के पत्तियों वाले पौधे निम्न में से किस सब फाइलम में पाए जाते हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फोरोप्सिडा। तो चलिए बता दीजिए संचित तने वाले छोटी सल्क पत्रों की तरह वाली जो पत्तियां होती हैं पौधों की किस फाइलम में पाए जाते हैं? तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो पत्ती और जड़ रहित जो पौधे होते हैं ये साइलोप्सिडा में पाए जाते हैं और छोटी हरी पत्ती और साधारण संवहन ऊतक वाले लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं। और संधित, यहाँ संचित नहीं संधित रहेगा, संधित मतलब जोड़ जो होते हैं, संधित तने हो जाएंगे। संधित तने वाले जो छोटी सल्क पत्रों की तरह की पत्तियों वाले पौधे जो होते हैं ये स्फोरोप्सिडा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ स्फोनो रहेगा, स्फोनोप्सिडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी पत्तियां और जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे निम्न में से किस सब फाइलम में पाए जाते हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्पोरोसिडा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। टेरोप्सिडा के अंतर्गत जो है बड़ी पत्तियां और जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे पाए जाते हैं और इसको 3 क्लास में बांटा गया है, फिलिशीनी, अनावृत बीजी, आवृत्ति बीजी। और फिलिशीनी के अंतर्गत फर्न शामिल है, अनावृत्ति बीजी के अंतर्गत आपका शाइकस और नस शामिल है, और आवृत्ति बीजी के अंतर्गत आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, टेरोप्सिडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति बीजी सब क्लास में शामिल है। आवृत्ति बीजी सब क्लास में कौन कौन से शामिल हैं? द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसके बारे में हमने बताया, अभी भी बताया कि जो एम्ब्रियोफाइटा है दो इसके फाइलम हैं, 2 प्रकार हैं। तो पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा के 4 सब फाइलम हैं, जिसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फोनोसिडा और टेरोप्सिडा है। टेरोप्सिडा जो है 3 प्रकार के हैं, फिलिसिनी, अनावृत बीजी और आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी जो है इसके 2 क्लास बटे हुए हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिसके दाल 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिसके दाल 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं कवर निकालने के बाद, और एक बीजपत्री जिसकी कवर जो है खोल इसको 2 पार्ट में नहीं बांटते हैं। जैसे आप चना देखे होंगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ऐसे ही चना है, दलहनी जितनी फसलें हैं, चना, मटर, उड़द, ये सारे द्विबीजपत्री होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो है आवृत्त बीजी सब क्लास के अंतर्गत आते हैं, और आवृत्त बीजी को एंजियोस्पर्म, अनावृत्त बीजी को जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो ये तो बहुत इजी है, इसको मैंने एक बार एक वीडियो पूरा इसी पे बना है। तो चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देख लेते हैं, शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और घासों का अध्ययन जो होता है ये एंग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और आंतरिक संरचना का अध्ययन आपका एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एंग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन करते हैं, और शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी में करते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं, और आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, साइटोलॉजी, ब्रायोलॉजी, कैसिडियोलॉजी। तो चलिए बता दीजिए जीवाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो आइए देख लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, और ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, और कैसिडियोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो पहला जो है ये राइट हो जाएगा। वृक्षों का अध्ययन जो होता है ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और आर्थिक महत्व के पौधों का जो अध्ययन होता है वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, और वन के वृक्षों और उनके उत्पादों का जो संवर्धन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वन के वृक्ष और उनके उत्पादों का अध्ययन या संवर्धन जो होता है ये सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, टेरिडोलॉजी, बायोलॉजी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो वृक्षों और उसके झाड़ियों का जो अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं, और टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, और वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणु का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोनॉमिक बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एथनो बॉटनी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसका मैंने पहले ही बता दिया, तो चलिए कौन सा होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो आर्थिक महत्व के जो पौधों का अध्ययन होता है वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और हार्टिकल्चर के अंतर्गत फल, सब्जी और उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। और टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन किया जाता है। और इथनो बॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा जो पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि एग्जाम में आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।